सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी व्यंजन संधि करेंगे। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपकी संधि प्रकरण पर 2 वीडियो बनाई हुई है। पहली वाली जो आपकी वीडियो है उसमें आपका संधि का परिचय दिया हुआ है कि आपकी संधि का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है आपका जोड़, और जोड़ आपका 2 वर्णों के बीच होता है। लेकिन यदि आपके वर्णों में जोड़ होने के बाद कोई भी विकार नहीं आ रहा है तो वह आपका वर्ण संयोग कहलाएगा, और जब आपके वर्णों में कोई विकार आ जाता है तो वहां पर आपका संधि प्रकरण वाली आपकी संधि होती है। उसके बाद फिर हमने दूसरी वीडियो में आपको स्वर संधि समझाई थी। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं क्योंकि वह आपके 2 स्वरों के बीच होने वाली संधि है, और व्यंजन संधि में आपके व्यंजनों और स्वर दोनों के बीच होने वाली संधि है। व्यंजन संधि में आपके पूर्व शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन होना चाहिए या बाद वाले शब्द के प्रथम वर्ण में आपका व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर आपको समझाने का अर्थ है कि व्यंजन संधि आपकी तभी हो सकती है जब आपके दोनों शब्दों के पूर्व वर्ण या अंतिम वर्ण में दोनों में से एक और आपका व्यंजन हो, दूसरी ओर आपका व्यंजन भी हो सकता है और आपका स्वर भी हो सकता है। वहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के आपके बहुत सारे भेद हैं, उनको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर आपका लिखा है, व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन हो तो विकार होकर पूर्व और पर वर्ण मिल जाते हैं और इसी मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जो यहाँ पर आपके पूर्व और पर वर्ण बताए हैं वह मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि जो आपके शब्द का अंतिम वर्ण होता है या जो आपका दूसरे वाला शब्द होता है उसका पूर्व वाला वर्ण होता है, उन दोनों में से आपका कोई एक व्यंजन अवश्य ही होना चाहिए, तभी आपकी व्यंजन संधि होगी। यदि आपके दोनों स्वर हैं तो आपकी वहां पर स्वर संधि होगी, ना कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम अपनी 2 अलग अलग किताबों से समझेंगे। मैं अपनी एक अन्य किताब देख रही थी जिसमें व्यंजन संधि के कुछ भाग को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको समझ लीजिए। जो व्यंजन संधि के भाग आपके उस बुक में नहीं है उसको हम इसी बुक से समझेंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हम अपनी व्यंजन संधि को 2 पुस्तकों के माध्यम से करेंगे। यह मेरी वही दूसरी पुस्तक है। इसमें आपकी व्यंजन संधि के कुछ भागों को ही बताया गया है, लेकिन जो भी बताया है वह आपका इस प्रकार से बताया है कि आप अपने नोट्स में इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। इससे ही आपके अपने व्यंजन संधि के नोट्स तैयार हो जाएंगे। इसमें आपके बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप अपनी व्यंजन संधि के जो आपका प्रथम भाग है उसको देख लीजिए, सचुत संधि। यह आपकी व्यंजन संधि का प्रथम भाग है। इस बुक के अनुसार अलग अलग बुक में आपकी व्यंजन संधि का कोई अन्य भी भाग हो सकता है। जैसे मेरी दूसरी बुक में है उसमें आपका कोई अन्य भेद है जो आपका प्रथम रूप में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे सामने जो बुक है हम इसी के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर आपका सचुत संधि आपकी व्यंजन संधि का प्रथम भाग है। इस संधि का आपका सूत्र है स्तोश्चु नाश्चु। यह आपका सचुत संधि का सूत्र है। यदि कोई आपसे सचुत संधि का सूत्र आपके प्रश्न में पूछता है तो आप अपने इस सूत्र को याद रखेंगे। इस पुस्तक में आपका इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने आपका यहाँ पर बताया है, सा या ता वर्ग से पहले या बाद में श या चा वर्ग कोई भी हो तो श को श और ता वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। अर्थात ता को चा, था को छ, दा को जा, धा को झा और ना को आपका या हो जाता है। इसमें आपका जैसे मैंने पहले ही कहा है कि बहुत ही सरल शब्दों में आपके नोट्स के जैसे ही इन्होंने यहाँ पर समझाया है। इसको आप अपने
तरीके से और भी आसानी से लिख सकते हैं। 3 या 4 लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा है ता को चा, था को झा, दा को जा, धा को झा और ना को या। इस प्रकार भी आप अपने क्रम से इनको लिख सकते हैं और इनका एक एक उदाहरण जो होगा वह इनके सामने ही आप लिख देंगे। इसके लिए आप अपनी 2 लाइन में भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे यदि आपके सा के बाद श या चा वर्ग रहता है तो आपके दंतीय सकार को तालव्य सकार हो जाता है। आपकी जो दूसरी लाइन होगी वह होगी यदि आपके ता वर्ग के बाद चा वर्ग आता है तो आपके ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। तो आप अपनी इस संधि को 2 लाइन से भी समझ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर आपके उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। इनमें से आपके 1 या 2 उदाहरण मैं आपको करा रही हूँ, शेष आप अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आपका रामस प्लस शेते, यह आपका उदाहरण है। यह आपका प्रश्न में भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व शब्द का आपका अंतिम जो वर्ण है वह आपका दंत्य सकार है और आपके बाद वाले शब्द का पूर्व वर्ण आपका तालव्य सकार है। तो यही आपका नियम है कि आपके सा के बाद श आ जाता है तो आपके दंतीय सकार को तालव्य सकार हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा रामश शेते। इसी प्रकार उदाहरण ले लीजिए, ये आपका है सद प्लस जनाहा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो आपका दा है वह आपका ता वर्ण का वर्ण है और जो इसके बाद आपका आने वाला वर्ण है वह आपका चा वर्ग का वर्ण है। तो जैसा आपका नियम है कि ता वर्ग के बाद यदि आपका चा वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो है आपका चा वर्ग का ही वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आपके दा को इन्होंने जा इसी रूप में किया है। यहाँ पर आपका समझाया हुआ भी है कि आपके दा को जा आदेश हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा सज्जनहा। हम अपने संधि में से केवल 1 या 2 ही उदाहरण समझेंगे क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप अपने शेष उदाहरण को स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। आपकी व्यंजन संधि का दूसरा भेद है सटुतु संधि। जो आपकी सटुतु संधि का सूत्र है वह है आपका सटुनाष्टुहु। यदि आपके प्रश्न में आपकी संधि का सूत्र पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखिए। इसमें आपका बताया गया है स या ता वर्ग से पहले या बाद में आपका मूर्धन्य शकार या टा वर्ग कोई भी हो तो आपके स को श जो आपका मूर्धन्य शकार है और ता वर्ग को टा वर्ग हो जाता है। अर्थात आपका स को श, ता को ट, दा को डा और ना को अणा हो जाएगा। जैसे आपने अपनी अभी सचुतु संधि समझी है उसी प्रकार आपकी यह है सटुतु संधि है। उसमें आपके शकार में ता वर्ग और चा वर्ग को समझाया गया है। यहाँ पर आपके ता वर्ग को टा वर्ग के रूप में बताया गया है। यहाँ पर जो आपकी है पंक्ति दी हुई है आप अपने नोट्स में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या अपनी इस संधि को 1 लाइन में भी समझ सकते हैं। वह है आपका सा तथा ता वर्ग से पहले या बाद में आपके श या ता वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो आपके श को श और आपके ता वर्ग को टा वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार आप अपने नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पर हम अपना इस संधि का एक उदाहरण देख लेते हैं जो आपका उद प्लस डयते इस रूप में है। यहाँ पर आपके प्रथम वाले शब्द का अंतिम वर्ण आपके ता वर्ग का है और उसके बाद आपके टा वर्ग का वर्ण आया है। तो आपके ता वर्ग को टा वर्ग आदेश हो जाएगा। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि आपके द को ड आदेश हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा उड़ियते। शेष उदाहरण आप अपने आप स्वयं अभ्यास करके देख सकते हैं। अब आप अपने व्यंजन संधि के अगले भाग को समझ लीजिए। वो है आपका जसत्व संधि। जसत्व संधि को पदांत जसत्व संधि भी कहते हैं।
इसके आपके दो भाग हैं। पहला जो भाग है झलाम जसो अंते, यह वाला है। इसके आप नियम समझ लीजिए कि इस संधि के नियम जो है आपके, वह वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है यदि वह पद आपके शब्द के अंत में अक्षर हो तो। आप इसको और भी आराम से समझ सकते हैं कि यदि आपके वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ रहा है या उसके बाद आपका य, र, ल, व या कोई अन्य स्वर आए तो आपके प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यह आपके जसतु संधि में जो आपका झलाम जसो अंत्य है, इसका नियम है। इसमें आपको 2 या 3 लाइन में अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं कि यदि आपके प्रथम वर्ण के बाद कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है तो भी आपका उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। और यदि आपके प्रथम वर्ग के बाद कोई भी य, र, ल, व या अन्य स्वर आया हुआ है तो भी उसी वर्ग का आपका तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसमें आप अपने उदाहरण समझ लीजिए। यह उदाहरण आपके अगले वाले पृष्ठ पर लिखे थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इनको यहीं पर लिख दिया है। आपका उदाहरण है सत प्लस आचार। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपके पहले वाले शब्द का अंतिम जो वर्ण है वह आपका ता वर्ग है। इसके बाद आपका स्वर आया हुआ है तो आपके पहले वाले वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। यह आपका नियम है। आपका जो सदाचार शब्द बना है वह आपका इसी संधि के अनुसार है, जिसमें आपका ता वर्ग को आपका ता वर्ग का ही तृतीय वर्ण आदेश हो गया है। त, थ, द आपका तृतीय वर्ण है। आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपके 2 उदाहरण और लिखे हैं। जैसे आपका दिक प्लस गजहा, इसमें आप ध्यान देंगे तो आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपका प्रथम का वर्ग का ही वर्ण है और इसके बाद आपके प्रथम वर्ग का तृतीय जो वर्ण आया है उसके कारण आपका का को भी गा आदेश हो गया है कि जो आपका वर्ण आएगा उसी का आपका तृतीय वर्ण हो जाएगा। क, ख, ग आपका तृतीय वर्ण है तो यहाँ पर आपका ग इस रूप में दिखाई दे रहा है। जो आपका दिग्गजह शब्द है वह आपका जसत्व संधि का उदाहरण है, लेकिन कभी कभी आपकी संधि का नाम ना देकर आपसे उसके सूत्र के रूप में ही पूछ लिया जाता है कि दिग्गजह आपका किस संधि का उदाहरण है, तो वहाँ पर आपका संधि ना देकर उसके सूत्र को ही दिए रहते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिए कि यह आपका झलाम जसो अंत्य सूत्र में जो आपकी जसत्व संधि है उसका उदाहरण है। यहाँ पर आपका एक अन्य उदाहरण है, उसको भी आप देख लीजिए। अप प्लस जम, यहाँ पर आपको पा वर्ग का प्रथम जो आपका पा वर्ण है वह दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपका चा वर्ग का वर्ण आया है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर आपको समझाया है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए उसके बाद तो आपके पहले वाले वर्ण का ही तृतीय वर्ण होगा। तो आपके अजबम में जो बा आया है वह आपके पा वर्ग का ही तृतीय वर्ण है। प, फ, ब। तो आपका जो यहाँ पर यह शब्द बना है यह आपके झलाम जसो अंत्य सूत्र का और जसत्व संधि का उदाहरण है। जसत्व संधि को मैंने आपको समझाया था कि पदांत जसत्व संधि भी कहते हैं कि जो आपके पद का अंत है उसी में आपकी यह संधि होती है। अब हम इसके दूसरे वाले भाग को देख लेते हैं। अभी आपने अपनी जसत्व संधि का जो पहला भाग देखा है वह आपका पदांत जसत्व संधि का भाग था। यह आपका अपदांत जसत्व संधि वाला दूसरा भाग है। इसका आपका सूत्र है झलाम जस झसी। तो आप अपने इस सूत्र को भी याद रखिए। कितनी बार आपसे आपकी जसत्व संधि का सूत्र पूछ लिया जाता है और आपने जो अभी अपना सूत्र पढ़ा है
वह या यह जो आपका सूत्र लिखा हुआ है, दोनों में से ही आपका कोई सा एक सूत्र लिखा रहेगा। तो आप अपने जसतु संधि के दोनों सूत्र को याद कर लीजिए। इसमें है आपका, इस संधि के नियम अनुसार वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण को अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जो आपने अभी झलाम जसो अंते वाला नियम देखा था, वह भी आपका कुछ इसी प्रकार का नियम था, लेकिन उसमें और इसमें आपका क्या भेद है वह आप समझ लीजिए। बाद में वर्ग के तीसरे चौथे हो तो वहाँ पर आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को ही उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि बाद में वर्ग के यदि तीसरे चौथे वर्ण हो तो आपका उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यह नियम पद के बीच में लगता है। और जो आपने अभी अपना जसतु संधि का झलाम जसो अंते वाला भाग देखा है, वह आपका पद के अंत में लगता है। इसलिए आपके जसतु संधि के दो भाग इन्होंने किए हैं, पदांत जसतु संधि और यह आपका अपदांत जसतु संधि वाला भाग है। आप इनके यह वाले नाम भी लिख लीजिए, जसतु संधि, पदांत जसतु संधि, आपकी जसतु संधि, अपदांत जसतु संधि। इनमें अपनी जो इनके सूत्र हैं उनके सामने उनके सूत्र भी लिख लीजिए। इस वाले भाग के इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे शुद्ध प्लस धी। यहाँ आपका अंतिम जो वर्ण है वह आपका त वर्ग का तृतीय वर्ण है। जैसा इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण में से आपका कोई भी यदि वर्ण आपके अंतिम वर्ण में आता है तो वह आपके उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके धा को द इसी रूप में होता है, त थ द, क्योंकि आपका धा ता वर्ग का वर्ण है, उसका आपका तृतीय वर्ण इन्होंने यहाँ पर कर बताया है। तो आपका शब्द बनेगा शुद्धि। आपका अन्य उदाहरण देख लीजिए, दग्ध प्लस ध। यहाँ पर आपका जो धा वर्ण है वह आपका का वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। इसको भी इन्होंने आपका तृतीय वर्ण आदेश किया है। का वर्ग का होने के कारण आपके जो शब्द में आपका तृतीय वर्ण आएगा वह गा इस रूप में आया हुआ है। तो आपका शब्द बनेगा दग्धः। शेष उदाहरण आप स्वयं देख लीजिए और उन पर अभ्यास कीजिए। कितनी बार आपकी वीडियो बनाते बनाते धुंधली हो जाती है, पता नहीं कैसे। आपको पढ़ाते हुए मेरा ध्यान कैमरे पर नहीं जाता, तो आप शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। जो मैं आपको बताती हूँ उसको सुनकर भी आप अपने शब्दों को समझने का प्रयास करिए। अब आप अपने व्यंजन संधि के अगले भाग को देख लीजिए, जो है आपका चतुर् संधि। चतुर् संधि का सूत्र है आपका खरीच। इस संधि के नियम अनुसार वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। बाद में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण एवं आपके शकार कोई भी हो तो यहाँ पर आपके शकार में तीनों ही श आ जाते हैं। यहाँ पर आपका इन्होंने उदाहरण बताया है, सद प्लस सहा। यहाँ पर जो उन्होंने नियम बताया है कि आपके वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण में से उसी वर्ग का आपका प्रथम अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो दा है वह आपका ता वर्ग का तृतीय अक्षर है, त थ द। तो आपके दा के स्थान पर आपके इसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा, जो है आपका ता। तो यहाँ पर आपके शब्द में उत्साह इस रूप में आपका यह शब्द बना है। इसमें बताया गया था कि आपके उस वर्ग के बाद यदि आपका कोई भी शकार आए तो यहाँ पर आपका दंत्य सकार आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका नियम सही होता है। इसमें आप अपना एक अन्य उदाहरण देख लीजिए, सत प्लस कारहा। यहाँ पर जो आपका अंतिम वर्ण है वह भी आपका ता वर्ग का दा ही है, और उसके बाद आपका किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण जो इन्होंने कहा है
वह आपके का वर्ग का प्रथम वर्ण आया है, तो आपके दा को ता हो जाएगा, क्योंकि आपके नियम में इसी प्रकार बताया गया है कि जो आपका अंतिम वर्ण होगा वह आपके जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का आपका प्रथम वर्ण आ जाएगा। तो दा आपका ता वर्ग का है, तो यह आपका सत्कार इस रूप में बनता है। शेष आप अपने उदाहरण स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। इस बुक में आपका व्यंजन संधि का यह अंतिम भाग है। शेष जो आपके भाग बचे हैं वह हम अपनी दूसरी बुक से करेंगे। यह है आपका अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का जो आपका सूत्र होगा मो अनुस्वरः, यह आपका अनुस्वार संधि का सूत्र है। आप अपनी संधियों के सूत्र की भी अलग से प्रश्न बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। इस संधि के नियम अनुसार पद शब्द रूप या धातु रूप के अंतिम मा को अनुस्वार हो जाता है। बाद में कोई व्यंजन हो तो, बाद में कोई स्वर होगा तो नहीं। यहाँ पर आपका जो अनुस्वार आपके शब्दों में होता है वह इसी संधि के अनुसार होता है। जो आपका हलंतीय मकार शब्द होता है उसका आप कभी कभी अनुस्वार कर देते हैं और कभी आपका वह पूर्ण रूप में दिखाई देता है। तो उसका जो नियम इन्होंने बताया है कि यदि आपके मकार के बाद कोई व्यंजन होगा तो आपके मकार को अनुस्वार हो जाएगा, और यदि उसके बाद आपका कोई स्वर आएगा तो आपके मकार का अनुस्वार नहीं होगा, वह आपका उसी रूप में दिखाई देगा। इसके आपके उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे चिरम प्लस जीव। यहाँ पर आपका जो पहले वाला शब्द है वह आपका मकारांत शब्द है, यानी कि आपके इस शब्द में अंतिम में हलंतीय माँ आया है और इसके बाद आपका व्यंजन आया है, तो आपका इस वाले माँ को अनुस्वार हो जाएगा बाद में व्यंजन आने के कारण। तो आपका शब्द बनेगा चिरंजीव। जो आपका यहाँ पर अनुस्वार आया है वह आपका हलंतीय माँ है। इसमें इन्होंने नियम बताया है कि यदि आपका शब्द रूप या धातु रूप कितनी बार आपके धातु में उपसर्ग होने पर आपके पहले वाले शब्द में अंतिम मकार ऐसे ही बना रहता है, उसका उदाहरण इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, आप समझ लीजिए। जैसे अहम आगच्छामि, यहाँ पर जो आपका मैंने शब्द बोला है अहम, उसमें आपका अंतिम जो मकार है वह आपका आगच्छामि धातु के साथ इसी रूप में बना रहेगा, क्योंकि आपके अहम के बाद आपका अ स्वर आया है। आगच्छामि में आपका आ स्वर है, तो वहां पर आपके माँ को अनुस्वार नहीं होगा। शेष आप अपने उदाहरण स्वयं करके देख सकते हैं। शेष व्यंजन संधि के जो हमारे भाग हैं उनको हम अपनी इसी पुरानी बुक से समझेंगे, क्योंकि यह वाले भाग आपके उस बुक में नहीं दिए हुए थे। तो आप अपनी इन नंबरों पर ध्यान ना देकर केवल अपनी संधि और उनके सूत्रों पर ही ध्यान देंगे। वा पदांतस्य, जो ये आपका सूत्र है, इसमें आपका यदि माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो माँ को अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का आपका पंचम वर्ण हो जाता है। अभी आपने अपने माँ को अनुस्वार होने का जो नियम देखा था वह आपका केवल व्यंजन आने पर आपका माँ का अनुस्वार कहा गया था, लेकिन यहाँ पर आपके जो कोई स्पर्श व्यंजन आए बाद वाले वर्ण का आपका पंचम वर्ण हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर आपको एक ही उदाहरण के दो रूप बनाकर समझाए हैं। जैसे आपका अहम प्लस कारः, आपका इसमें मकार के बाद आपका का वर्ण आया है जो आपका स्पर्श वर्ण है, तो आपके मकार को अनुस्वार हो जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा अहंकारः। आप अपने अहंकारः को इस रूप में भी लिख सकते हैं। और आपका जो दूसरा नियम इन्होंने बताया है कि आपके बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा, तो आपके का जो आपका पंचम वर्ण है न्य, तो वह भी आपका इस रूप में हो सकता है। तो आपका शब्द अहंकारः इस रूप में आपको मिलता है।
आपके अहंकार के दोनों ही रूप शुद्ध हैं, क्योंकि वह आपके वा पदांतस्य संधि के नियम से बने हैं। अपने नोट्स और अपने प्रश्नों में इस प्रकार के शब्दों को आप जरूर याद रखेंगे, इनसे आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा उदाहरण इन्होंने समझाया है, किम प्लस चित। इसमें आपके अंतिम माँ के बाद आपका च वर्ण आया है, जो आपका स्पर्श व्यंजन है, इसलिए आपके माँ को अनुस्वार हो जाता है और आपका शब्द किंचित इस रूप में आपको दिखाई देता है। जो आपका दूसरा नियम है कि आपके बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण भी आपके माँ को आदेश हो जाता है, तो आपका किंचित जो शब्द है कहीं पर आपको इस रूप में भी दिखाई देता है। तो आपके दोनों ही रूप शुद्ध है आपके इस संधि के नियम के कारण। आपकी अगली संधि है लत्व संधि। लत्व संधि का आपका सूत्र है तोरली। आप अपनी संधियों को और उनके सूत्र को भी उनके साथ ही लिख लीजिए। यहाँ पर आपका केवल सूत्र ही लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपकी संधि का नाम यहाँ पर भी लिख दिया है। ता वर्ग के बाद ला आवे तो, कहने का भाव है कि यदि आपके ता वर्ग के बाद ला वर्ण आता है तो आपके ता वर्ग को भी हलंतीय ला हो जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, ता या दा प्लस ला, तो आपके ता और दा को भी हलंतीय ला हो जाएगा। ना प्लस ला, तो आपके ना को भी हलंतीय ला हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिए हैं, तत् प्लस लाभः। यहाँ पर आपके प्रथम वाले शब्द में अंतिम ता वर्ग का ता वर्ण आया है, उसके बाद आपका ला वर्ण आया है, तो आपके ता वर्ण को भी हलंतीय ला हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा तल्लाभ। इसी प्रकार आपका उल्लेख उद प्लस लेखः। यहाँ पर आपका इन्होंने बताया है कि द को भी आपका ला आदेश हो जाएगा, क्योंकि आपका दा भी आपके ता वर्ग का ही वर्ण है। यहाँ पर दा के बाद ला आने से आपके दा को भी ला आदेश हो जाएगा हलंतीय, तो शब्द बनेगा आपका उल्लेखा। आप अपने शब्दों को भी ध्यान रखिए कि वह आपके कौन सी संधि का शब्द है, और कितनी बार आपसे आपकी संधि का नाम ना पूछ के आपका शब्द देकर उसके साथ सूत्र से पूछ लिया जाता है कि यह आपके किस संधि का शब्द है, तो वहाँ पर आपका संधि नहीं होती, केवल आपका सूत्र ही लिखा रहता है। तो आप अपने इन बातों का भी ध्यान रखिए। आपका अगला भाग है छ च। हस्र स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर रहने पर यह विकल्प से हो जाता है। यहाँ पर कहने का भाव है कि यदि आपका छ आपके बाद वाले भाग में आया है तो आपका च आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि यदि आपका हस्र स्वर है तो वह आपका जुड़ता ही है और दीर्घ होने पर भी वह विकल्प से जुड़ जाता है। यहाँ पर आपका उदाहरण है परि प्लस छेदः, तो आपका छ बाद वाले पद का प्रथम वर्ण है और उससे पहले आपका इकार हस्र स्वर है, तो आपके छ से पहले च स्वयं ही जुड़ जाएगा, तो आपका शब्द बनेगा परिच्छेद। ऐसे ही आपका वी प्लस छेदः, जो यहाँ पर आपका च आया है वह आपके छ आने के कारण आया है, उससे पहले आपका हस्र इकार है, तो आपका च बन जाता है, शब्द बनेगा आपका विच्छेदः। आपका यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, कि यदि आपके वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। यहाँ पर आपका अनुनासिक के बारे में बताया है, जो आपके वर्ग का पंचम वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आपका उदाहरण देख लीजिए, वाग प्लस मय। यहाँ पर आपके वर्ग का प्रथम वर्ण आया है तो इसको आपका पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा, या इसी वर्ग का तृतीय भी आदेश हो सकता है, तो आपका शब्द बनेगा वाङ्मय। यहाँ पर अन्य उदाहरण देख लीजिए, जगत प्लस नाथः। यहाँ पर आपका ता जो वर्ण है वह आपका वर्ग का
प्रथम वर्ण है, इसको इन्होंने अपने वर्ग का ही पंचम वर्ण आदेश कर दिया है। ता को ना आदेश होने के बाद जगन्नाथ इस रूप में आपका शब्द दिखाई दे रहा है। ता वर्ग का जो आपका पंचम वर्ण होगा वह आपका ना होता है। त थ द ध न। तो आप अपने शेष उदाहरण स्वयं देख सकते हैं। यह वाला भाग आप अपना पहले ही कर चुके हैं। अब आपका अंतिम जो भाग बचता है वह आपका सा कोश इस रूप में है कि आ से भिन्न किसी स्वर का या रा के बाद आए तो श को श हो जाता है, जैसे देवे प्लस शु। तो यहाँ पर इन्होंने ए प्लस सा को श बनाया हुआ है। आपके दंत्य सकार को मूर्धा सकार हो जाता है, तो आपका शब्द बनेगा देवेशु। ऐसे ही आपका ते प्लस साम जो इन्होंने लिखा है वह आपका ए प्लस सा होने के बाद आपके दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, शब्द बनेगा आपका तेषाम। मैं जानती हूँ कि आपकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कम से कम बातों में ज़्यादा समझा पाऊँ, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना मुझे समझाना ही पड़ता है। अगली वीडियो आपकी विसर्ग संधि की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।